हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। रफी साहब की शाम में याद में ये शाम है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है हम उसे याद करते जिसे भूल गए हो, और रफी साहब को कोई भूल नहीं सकता। हम तो क्या, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी भूल नहीं सकती। उनकी आवाज में जो जादू था, जिस तरह अकबर के दरबार में तानसेन थे, मुझे ऐसा लगता है ऊपर वाले ने रफी साहब को हमारे लिए भेजा था। वो कई लोग गले से गाते हैं, कई लोग दिल से गाते हैं। रफी साहब रूह से गाते थे, इसलिए उनकी आवाज रूह को छूती थी। और जितना देखिए, उनकी गायकी की तो मैं बात करना मतलब सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात है। इतने साल हो गए रफी साहब को गए हुए, उनकी याद आज भी ताजा है, इसलिए कि उनके आवाज में वो जादू, वो कशिश थी। तो मैं उनकी आवाज के बारे में बोलूंगा तो ऐसा लगता है जो बाकी सब बोल रहे हैं वही रिपीट करूंगा, लेकिन ही वॉज अ वेरी वंडरफुल, ऐसा जेन्युइन, इतना नेक इंसान मेरी लाइफ में मैंने नहीं देखा। मैं एक किस्सा है जो लोगों को घड़ी घड़ी सुनाता हूं, शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना तो अभी सुना देता हूं, सुना है तो फिर से सुन लीजिए। जब मैं आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, सो व्हेन आई बिकेम एन एक्टर, तो मेरी लाइफ का स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर आया, तो नेचुरली आई हैड टू give occupation to my brother and my father also. So we started a film company called Tirupati Pictures. उसमें हमने काफी फिल्में बनाई, हमजोली, परिचय, खुशबू, और अभी याद नहीं आ रही, ज्योति बने ज्वाला, दीदारे यार, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं एक किस्सा सुनाता हूँ कि एक पिक्चर बनाई थी हमने, दीदारे यार, जो मेरी लाइफ की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म, सबसे कीमती फिल्म, जिसको बनने में 4-5 साल लगे। और उस फिल्म की जब एडवांस बुकिंग खुली हुई, जिस दिन एडवांस बुकिंग शुरू की, मंडे को होती है, फ्राइडे को पिक्चर रिलीज हो, तो पुलिस वाले ज्यादा थे, कंट्रोल करने के लिए लोग कम थे। इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप ऑफ माई लाइफ। सो किस्सा वो नहीं है, किस्सा मैं कुछ और सुना रहा हूं। किस्सा ये है कि उसका एक पहला गाना रिकॉर्ड हुआ तो रफी साहब ने गाया था। अभी मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ, 70s की। तो रफी साहब को 4000 रुपये उन्होंने लिए मुझसे गाने के। ये 4000 उस जमाने में वैल्यू थी पैसे की। और पिक्चर बनते बनते 4-5 साल लग गए। जो लास्ट गाना रिकॉर्ड किया, ऋषि कपूर और मैं थे उस पिक्चर में, तो किशोर कुमार और रफी साहब ने गाया। तो गाने की रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो प्रोडक्शन वाला मुझसे पूछने आया कि रफी साहब को क्या देना है। मैंने कहा जो किशोर दादा को दिया वही दो। और किशोर दादा ने 20,000 लिए हैं, मैंने कहा रफी साहब को भी 20 दो। खैर पैसे दे दिए, बात खत्म हो गई। रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो रफी साहब के ब्रदर इन लॉ, वो उनके सेक्रेटरी थे, हिज ब्रदर इन लॉ वाज हिज सेक्रेटरी, वो मेरे घर पे आए और उन्होंने बोला रफी साहब बहुत नाराज है। मैंने क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या किया? तो मोबाइल तो था, फोन लगाया, मैं हाँ जी रफी साहब, पंजाबी में बात करते थे, और जीते बहुत पैसे आ गए तेरे को। क्यों है रफी साहब? उन्होंने 4000 रुपए रखे, 16,000 रुपए जो 20 मिले थे, उन्हें 16,000 रुपए वापस भेज दिए। आज के जमाने में आप सोच सकते हो, ऐसा नेक बंदा, ऐसा नेक इंसान, जितनी मैं उनकी बात करूं, जितनी उनकी तारीफ करूं कम है। मैं आज इतना खुश हूं कि मैं आज उनकी याद में यहाँ आया हूं। और ये जरूर कह सकता हूं आप लोगों को देखकर,
कि आप भी रफी को चाहने वाले कि आप सबसे मिलकर हद से ज्यादा प्यार मिला, प्यार देखने को मिला। हर शख्स यहाँ अपना सा लगे जैसे कोई बिछड़ा यार मिला। बट सच्ची बताता हूं कि आज हम जो कुछ भी हैं, रफी साहब के गायकी की वजह से मैं बताऊं, आधे एक्सप्रेशन तो रफी साहब की आवाज में ही था, बाकी आधी एक्टिंग हम करते थे, आधी वो कर जाते थे। हमको तो मुंह हिलाना है, पूरा दर्द वो बोल जाते थे। तो ये तो उनका कमाल था। आज इसी वजह से हम सब यहाँ उनकी याद में मौजूद हैं। और भाग्य का वक्त क्या हो सकता है कि रफी साहब के बारे में कुछ बोला जाए। आपने सही फरमाया कि कपूर परिवार का बड़ा एक रफी साहब के साथ बहुत लंबा एक संयोग रहा है। जबकि राज कपूर साहब की आवाज़ मुकेश जी थी, लेकिन शमी अंकल, शशि अंकल, कुछ गाने डब्बू और मैंने, मेरे करियर में रफी साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि उन्होंने मेरे गाने गाए, लैला मजनू, हम किसी से कम नहीं, अमर अकबर एंथनी, सरगम, कर्ज, नसीब, कातिलों के कातिल, मेरे अनेक गाने उन्होंने, मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं उनके गानों को लिप सिंक कर सका। मुझे श्रवण बैठे तुम, हम बात करते थे, मुझे एक याद है किस्सा, एक रिकॉर्डिंग पे गया हुआ था, मुझे याद नहीं कौन सा गाना था। तो रफ़ी साहब को हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, आर के कोई ना कोई गाने कभी रिकॉर्डिंग पे जाते थे तो मुलाकात होती थी। लेकिन एक बार जब मैं लीडिंग मैन हो चुका था और वो मेरे लिए प्लेबैक गा रहे थे, तो मैं किसी गाने पे गया रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे, तो उनकी नज़र मेरे पे गई, मैं चुप के देख रहा था उन्हें। तो बड़े प्यार से वो मेरे पास आया, मुझे बड़े लाड से उन्होंने मुझे कहा, पंजाबी में कहा कि पुत्र तू गांदा तो बड़ा चंगा लग रहा है मुझे। बिकॉज उस वक्त रफ़ी साहब गा रहे थे मेरे सब सीनियर एक्टर्स के लिए। जब उनका इंतकाल हुआ मैं सिर्फ 27 से 28 साल का था, और मेरे ख्याल में उन्होंने लैला मजनू में पहली पिक्चर मेरे साथ मैं लिप सिंक दिया होगा। रफ़ी साहब के बारे में तो बहुत कुछ है दिल में कहने को, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे पास और आपके पास इतना वक्त है कि हम सारी बातें सुन जाएं। लेकिन कुछ उनकी हरकतें हैं जो आदमी दिल से नहीं भुला पाता। जैसे कि ही हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, लोगों को मालूम नहीं है। मैं अक्सर अपने गानों के वक्त पे मैं वहाँ पर हाज़िर हुआ करता था, रिकॉर्डिंग पे आम तौर पे होता था। रफ़ी साहब भी विटनेस हैं, और इसलिए नहीं कि मैं कुछ ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो चाहता था कि मैं किस तरह से उसे पेश करूँगा स्क्रीन पे, उस तरह से अगर वो गा जाए तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, उनको भी खुशी होती थी। और रफ़ी साहब अक्सर पूछते भी थे और इंतज़ार भी करते थे। लेकिन कभी ऐसा भी हुआ कि मैं, मुमकिन है कि बम्बई में नहीं हूँ, हिंदुस्तान से बाहर हूँ कहीं, और मेरा गाना रिकॉर्ड हो गया। और जब मैंने वो गाना सुना तो मैंने सोचा कि रफ़ी साहब ने ये गाना बिल्कुल उस तरह से कैसे गा दिया जैसे कि मैंने चाहा था। तो मैंने जाके उनसे पूछा, रफ़ी जी मैं तो वहाँ पे था नहीं, आपने ये बिल्कुल वो जो जगह ली है, वो आसमान से आया फरिश्ता और वो बीच में ये सब, और कहना पापा की कमा तनु। और मैं सोचा कि एक गाना शम्मी कपूर गाने वाला है, उन शम्मी कपूर किस तरह गाएगा, वो एक हाथ इत्थे सटेगा और फिर एक हाथ उत्थे सटेगा और एक टंग उत्ते पहुँचाएगा और फिर अपने सर दे बल उठ के और गाना गाएगा। तो मैं क्या, मैं उसी तरह गावांगा, और मैं यही सोच के मैंने गाना गाया।
I mean, this is very uncanny. I mean, we were, I can definitely say one thing, that without Rafi Saab, I was incomplete. Rafi Saab was a wonderful man, and a very fine human being. और जो दूसरी बात मेरे अभी दिमाग में आती है, जो मुझे दिल पे बहुत लगी थी, वो बात वो है, कुछ आज से 30 साल पहले मैं गुरु पूर्णिमा के दिन पे वृंदावन जाया करता था, हमेशा, हर साल, क्योंकि मेरे गुरु जी वो हिमालय से नीचे आ जाया करते थे, उनका आश्रम था वृंदावन में, और हम गुरु पूर्णिमा के दिन वृंदावन जाया करते थे। और हर साल की तरह उस साल भी कुछ सुबह 4 बजे का वक्त होगा, और मैं और मेरी बीवी वो एक वहाँ पे आश्रम है, उसमें से हम रिक्शा पकड़ के अपने गुरुजी के मंदिर की तरफ जा रहे थे कि एक बंदा आया वहाँ पर, एक बंदा साइकिल पे आया ज़ोरों से, और मेरे रिक्शे के पीछे आया, और उसने रिक्शा रोक के कहा, शम्मी साहब एक आपसे बात करनी है। मैं कहा हाँ कहो कहो बेटे। शम्मी साहब आपकी आवाज़ चली गई। मैंने कहा मेरी आवाज़ तो अच्छी भली है भैया, मैं कल रात को भी खूब भजन वजन गाए और अभी भी मंदिर की तरफ जा रहा हूँ, और आज भी गाऊंगा, तुम आना वहाँ पे मस्ती से, आज खूब भजन होंगे, आज तो गुरु पूर्णिमा का दिन है। कहते नहीं शमी साहब आपकी आवाज़ चली गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा आप कहना क्या चाह रहे हैं, मेरी आवाज़ अच्छी बोली है। अरे शमी साहब रफ़ी साहब चले गए, उनका निधन हो गया, आपकी आवाज़ चली गई। I started crying. I started crying right there. My wife is a witness to it. I didn't know. I didn't have words to say. I didn't know what to do. I couldn't be there for a man who did so much for me. I couldn't be there in his last moments. ये मुझे अफसोस है, और ये मैं इस बात को कभी नहीं भुला पाया। मोहम्मद रफ़ी साहब मेरे ख्याल से एज ए प्लेबैक सिंगर हिंदुस्तानी फिल्मों में मैं उनको नंबर 1 बोलूँगा। रफ़ी साहब तो आई थिंक वो जिस जगह पर हैं और जो धुन के ऊपर उन्होंने जो गाना गाया हीरोज़ के लिए, हमारे टाइम के हीरोज़ के लिए, वो सारे गाने अमर हैं। वो गाना दोबारा बन नहीं सकता। और रफ़ी साहब ऐसे एक सिंगर थे, वो पूछते थे मैं किसके लिए गाना गा रहा हूँ, ये मैं शम्मी कपूर के लिए गा रहा हूँ या राजेंद्र कुमार के लिए गा रहा हूँ या जॉनी वकर के लिए गा रहा हूँ या विश्वजीत, उसी स्टाइल से वो गाते थे, उनमें यही खासियत थी। देखिए साहब, रफ़ी साहब जैसा सिंगर वैसे मेरे ख्याल से तो ना कभी पैदा हो सकता है, ना कभी पहले हुआ था और ना कभी हो सकता है। उनकी गायकी के बारे में मैं कुछ कहूँ तो मतलब ये कुछ चांद के बारे में बात करने वाली बात है, तो उसमें कुछ कहने, जैसे मैंने आपके सामने दिलीप कुमार के बारे में कहा था कि ये रफ़ी साहब का भी वही कैलिबर है एज अ सिंगर कि जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक लाइन कहूंगा, बहुत लंबी नहीं कहूंगा, कि सिंगर्स बहुत आ जाएंगे, शायद ये वैक्यूम फिल भी कर देंगे रफ़ी साहब का, लेकिन रफ़ी साहब वापस नहीं आ सकते। वो जो उनकी बात है वो मेरे ख्याल से नहीं आ सकती, जो उनकी आवाज में एक बात है मुझे नहीं लगता कभी भी आ सकेगी। रफ़ी साहब बहुत ही सज्जन पुरुष, इतना सज्जन पुरुष मैंने इंडस्ट्री में किसी को देखा ही नहीं। बहुत ही शांत स्वभाव उनका। हम लोग एक शो लेकर के गए, कॉन्सर्ट लेकर के गए सिलीगुड़ी, 2 दिन का कार्यक्रम था। रफ़ी साहब को एक दिन बुलाया था और दूसरे दिन एक और सिंगर को बुलाया था। वो किन्हीं वजहों से वो नेक्स्ट डे वो दूसरे सिंगर आए नहीं, तो हमने कहा हमारा तो शो खत्म हो जाएगा क्योंकि कोई गायक था नहीं। और जब सुबह हुई तब पता चला कि तो आ नहीं रहे हैं, आप क्या करें। और रफ़ी साहब जो थे वो अपनी फ्लाइट पकड़ के वापस जा रहे थे। आई रिमेंबर दैट वी ऑल रैन टू द एयरपोर्ट, ड्रोव मेनी माइल्स, वी चार्ज्ड इनटू द एयरपोर्ट, वी डिस्कवर्ड दैट he has already sat in the plane
The plane was starting up. We requested with folded hands the ATC, said, please, can we go and just speak to him for 2 seconds? And they gave us permission. And we ran into the aircraft and we told Rafi साहब ऐसे हो गया है, वो आई नहीं है, और अगर आप रुक जाएं तो हमारा शो होगा, वरना यहाँ बड़ी हमारी बात हो जाएगी. You know, the man just left his chair, came down without saying a word, performed the next day as well. क्या बात है. I love मोहम्मद रफ़ी. कौन सा मोहम्मद रफ़ी साहब मेरे लिए खास गीत भी आपके साथ? उनका पहले गाना मेरे लिए गाया था, जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है, फिर जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना. फिर कितनी पिक्चरें गाना, सब में जहाँ जहाँ वो आए वो लगता था, वो मेरी तरह से चेंज भी थोड़ा सॉफ्ट भी कर लिया था उन्होंने. जाने क्या ढूंढती रहती हैं तो वो जज जाते थे. दिलीप साहब के लिए गाते तो लगता दिलीप साहब ही कर रहे हैं, शम्मी कपूर के लिए गाता तो शम्मी कपूर लग रहा था. बाकी भी अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, सब अच्छे हैं, लेकिन मैं तो रफ़ी साहब के बारे में क्या बात करें. रफ़ी साहब हमारे जमाने की एक ऐसी हस्ती रहे हैं जिनकी तारीफ में कुछ कहना चाहें तो लफ्ज बड़ी मुश्किल से मिलते हैं. अपने अपने वक्तों में हिंदुस्तान में बहुत बड़े कलाकार पैदा हुए हैं, जैसे तानसेन थे शहंशाह अकबर के जमाने में. उसी तरह हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक जो तानसेन पैदा हुए वो थे रफ़ी साहब. इतना अच्छा गाते थे वो, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं. हजारों गाने गाए उन्होंने, हर फिल्म के आर्टिस्ट के लिए गाने गाए. खूबी ये थी कि वो जब भी किसी के लिए गाना गाते थे ऐसे लगता था पर्दे पे कि रफ़ी साहब नहीं, वो आर्टिस्ट खुद गा रहा है. Till today, all our singers try and imitate him. I use the word try. They're nowhere close to him also. And I don't think they are aware of it themselves that they are nowhere close to him. The genius of Mohammed Rafi cannot be repeated. These are charismas that happen once in a lifetime, once in a billion years. You know, people, billion years that they come to live with us. उनकी यादों के खिलौने बारहा, उनकी यादों के खिलौने बारहा, हाथ से टपके जब टूटे. तो मैं रफ़ी साहब से कहा भी है, मैं ये करता हूँ कि आप याद के टूटे नहीं, और आज भी रफ़ी साहब को सलाम करता हूँ. खुदा. इस शख्स में कभी अहंकार की या घमंड की कोई बू बास नहीं थी. कभी किसी ने मोहम्मद रफ़ी साहब को किसी पर नाराज होते नहीं देखा, न कोई बात सुनी. बहुत हरदिल अजीज, बहुत सादा मिजाज और आजिज़ाना तबीयत के आदमी थे. उनका नाम जो है वो मौसीकी की तारीख में हमेशा जगमगाता रहेगा. आप बहुत ही बढ़िया सिंगर थे, बहुत ही बढ़िया इंसान थे.